नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार में अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास के अंदर ताकि हम इस क्लास को शुरू करें। आपके कमेंट्स थोड़े से बड़े कर लेते हैं। जी हाँ। राधे राधे, नमस्कार। बहुत बढ़िया। हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन, है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर टॉपिक कौन कौन से बचे हैं, तो वो भी बता देते हैं। है ना, जो आपके शेष टॉपिक बच रहे हैं। पीरियोडिक टेबल एकदम ऐसा नहीं है कि आपके इसमें पीरियोडिक टेबल से बहुत, जैसे कि एलिमेंट से प्रश्न आते हैं। सोडियम से रिलेवेंट है ना, पोटेशियम से रिलेवेंट, लिथियम से रिलेवेंट, यूरेनियम से रिलेवेंट, हीलियम से रिलेवेंट, उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 3 से 4 क्लास इसकी होगी अपनी। और एक बच रहा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन। तो मोस्ट प्रोबेबल हम ये उम्मीद करते हैं, आज 24 तारीख हुई है और आपके ये जो टॉपिक्स हैं, है ना, या तो ये इस मंथ के एंड तक कंप्लीट हम कर लेंगे, है ना, या ना इस मंथ के एंड तक, नहीं तो जो नेक्स्ट ईयर है 2026 उसके पहले वीक के पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी आप कई मुझे टैग्स भी मिले थे, सर कब होगा क्या होगा, है ना, इस तरह से ये चीजें। चलिए, ये दो चीजें, है ना। चलिए, हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे और कल हमने कुछ प्रश्न पढ़े थे, उसके बेसिस पर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। एक प्रश्न पूछता हूँ यहाँ पर। इनमें संयोजन अभिक्रिया कौन सी होगी ये आपको बताना है। बताइए। केमिस्ट्री कब खत्म होगी, अभी तो बताया भाया मेरे, कब खत्म होगी। चलो जवाब दो। संयोजन अभिक्रिया इनमें से कौन सी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई सिंगल प्रोडक्ट अगर बन रहा हो तो ये संयोजन अभिक्रिया है। चलिए, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया।
है ना, ये हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है इसको। देखो ऐसी अभिक्रियाएं जब भी आपको इसमें जो सिंबल मिलेगा वो ऐसा निशान मिलता है ना, ऐसा किसी रिएक्शन के बीच में निशान मिल जाए तो वो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। क्या सर मतलब ऐसी अभिक्रिया जिससे जो उत्पाद बनता है उससे वही पदार्थ वापस से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी अभिक्रियाओं को रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय कहा जाता है। उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों दिशाओं में संभव हो सकती है। किन दिशाओं में? दोनों दिशाओं में जो अभिक्रियाएं संभव होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैं नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराकर अमोनिया बनाता हूं। तो नाइट्रोजन की क्रिया में ना NH3 बनता है, तो ये 3H2। यहाँ बीच में ये एरो जो है ये हमें ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर NH3 बना 2NH3। अब इसमें ये जो NH3 है ये क्या है? ये अमोनिया है। इस अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हम प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संभव होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। और ऐसी अभिक्रियाएं जो सिर्फ एक दिशा में संभव है, जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता, वापिस से वो प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता जो उससे बने हो, उन्हें अनुत्क्रमणीय कहा जाता है। इसके निशान अक्सर इस तरह का एरो जब भी आपको देखने को मिले किसी अभिक्रिया में, समझ जाना कि ये अनुत्क्रमणीय होगी, नॉन रिवर्सिबल होगी। ये दो निशान ही हमें बताएंगे। अगर ये निशान है किसी रिएक्शन में तो ये दर्शाता है कि वो रिवर्सिबल है। लेकिन एग्जामिनर दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है, वो नहीं देता। अमोनिया ही एग्जाम में कई बार पूछता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऐसे निशान जब है ना तीर के निशान मिल जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं मुख्य रूप से क्या होती हैं। जैसे एक बच्चे ने अभी कमेंट किया, सर पानी की क्रिया अगर हम सोडियम से कराएं तो क्या होगा? वही ले लेता हूँ लो मैं, है ना। एक बच्चा सोडियम की क्रिया, देखो सोडियम जो होता है ना इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अभी। आप Na की क्रिया यहाँ पानी से करवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उससे आप सोचे कि मैं वापस से ये चीज बना लूं, नहीं। तो यहाँ पर 2 सोडियम के मोलिक्यूल लेंगे, यहाँ बना 2NaOH, है ना। अब 2 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल चले गए, 2 ऑक्सीजन चले गए, यहाँ पर अभी भी कुछ बच रहा है, वो है हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ इसके 2 मोलिक्यूल ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ 2 मोलिक्यूल, यहाँ सिंगल था, ये 2 हो गए, प्लस यहाँ से एक गैस निकली, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ देखिए आप, हमने इस सोडियम की क्रिया करवाई किसके साथ? है ना, पानी के साथ, वाटर के साथ। तो क्या बना? इसे आप कास्टिक सोडा कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। और यह हाइड्रोजन गैस है। अब कल को कोई आपको यह कहे कि आप चलिए कास्टिक सोडे में हाइड्रोजन गैस मिला दीजिए, तो ये प्रोडक्ट वापस से नहीं बन सकते, ठीक है। प्यारे दोस्त ये चीज ध्यान रखो, सिंपल सी बात है ना। ऐसी अभिक्रियाएं यह एक दिशा में संभव होती है, मतलब कि किसी की आपने क्रिया कराई और प्रोडक्ट बन गया तो उससे वापस, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, शायद ये कम समझ में आए। आपने दूध से दही बना दिया, तो दही से कभी दूध बना है क्या आज तक? क्या सर? नहीं बना। बात समझ में आई? बर्फ से पानी बन गया, पानी से बर्फ बन गया, क्या? हाँ सर, वो रिवर्सिबल में काउंट होते हैं, है ना। अब ये कुछ है ना, अधिकतर ये कहा जाता है कि केमिकल जितनी भी रिएक्शन होती है वो नॉन रिवर्सिबल होती है। लेकिन कुछ अपवाद या एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि हमने अभी अमोनिया पढ़ा। इसीलिए हम कहते हैं कि उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों दिशाओं में, आपने एक शर्ट बीच में चला था रिवर्सिबल, है ना, आगे से भी पहन लो भैया, फिर पलट के फिर अंदर से भी पहन लो। तो वो चीजें जो मुख्य रूप से इस तरह से देखी जाती है वो यहां पर हम देखते हैं। तो भैया ये जो होती है अनुत्क्रमणीय, ये दोनों दिशाओं में संभव नहीं होती है, सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। दूसरी बात, इसे उल्टा नहीं किया जा सकता, जो प्रोडक्ट बन जाए उस प्रोडक्ट से वापस से, है ना, आप जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उनको नहीं बना सकते। इस तरह की अभिक्रियाओं को हम यहां पर देखते हैं। अगली रिएक्शन जो आती है वो आती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल। देखो सीधी सी बात है, प्रकाश और रासायनिक ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में, वे अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस का, है ना। आप क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते हैं, आप ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है पौधा वो ग्रहण करता है और वो पानी के साथ क्रिया करता है H2O के साथ। और जब वो H2O के साथ क्रिया करता है तो वो क्या बनाएगा, ठीक है। अब यहां पर उसे 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल पानी के लेने पड़ते हैं। यहाँ सबसे मेन चीज होती है उसके लिए सनलाइट। बिना सूर्य के प्रकाश के कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। और इसी के साथ में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, आपने नाम सुना ही होगा। तो क्लोरोफिल पाया जाता है भैया उनके अंदर। और इस क्लोरोफिल में एक तत्व होता है मैग्नीशियम आयन Mg++, जो मदद करता है लेकिन इस रिएक्शन में भाग नहीं लेता। ठीक है, अब यहां देखिएगा यहां क्या बनता है, यहां बनता है C6H12O6 और साथ में क्या निकल देगी, 6 मॉलिक्यूल यहां से ऑक्सीजन के निकल जाते हैं 6O2 प्लस यहां से 6 मॉलिक्यूल पानी के भी रिलीज होते हैं, है ना। हर जीव या पौधा जितना पानी बचा सकता है वो बचाने की कोशिश करता है। एक बच्चा कह रहा है सर बैलेंस है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे। देखो इसके पहचानने के अगर केमिकल तरीके होते हैं बैलेंस के तौर पर, है ना। इसी अभिक्रिया को मैं आपको बैलेंस कैसे होती है एक सिंपल तरीका बताता हूं, जिससे आप इसे पकड़ पाएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल पानी के लेकर के हमने यहाँ पर ये क्या बना लिया भैया, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बन गया और यहीं से ऑक्सीजन गैस भी निकल गई और पानी हो गया। अब एक चीज यहां देखिए, इस रिएक्शन को मैं दोबारा से लिखता हूं भैया, मैंने 6CO2 प्लस 6H2O इनकी रिएक्शन करवाई, ठीक है। सनलाइट था मुख्य रूप से, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और क्लोरोफिल, क्योंकि बिना क्लोरोफिल के ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्या बनाया मैंने यहां पर, C6H12O6 प्लस क्या बना, 6O2 बना, प्लस साथ में क्या, 6 मॉलिक्यूल पानी के बने। अब मैं कह रहा हूं कि यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में आ रहा होगा कैसे संतुलित है भैया, हम कैसे निकालेंगे। भाई बड़ा इजी है। सबसे पहले इस साइड में देखो कितने तत्व आए हैं, कि सर कार्बन आया है, ऑक्सीजन आया है और हाइड्रोजन आया है, ठीक है। इधर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग लिखा गया है बस। चलिए यहां पर मुझे एक बात बताइए कि कार्बन कितनी बार आया है, कि सर 6 बार आया है। ऑक्सीजन सर 6 दूना 12 और 6 18 बार ऑक्सीजन आया है। देखो है ना, ये 2 और ये 6, तो 6 दूना 12 हो गया और ये 6 ऑक्सीजन इसके आगे तो 18 हो गया, है ना। अब हाइड्रोजन कितनी बार आया, 6 दूना 12 बार हाइड्रोजन आया। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, है ना, ये उधर भी सेम आने चाहिए। चलिए यहां पर कितनी बार कार्बन आया, कि सर 6 बार आया, हाइड्रोजन 12 बार आया और ऑक्सीजन 6 बार आया। 6 दूना 12 ऑक्सीजन फिर हो गया सर, ठीक है, और 12 और ये वापस से 6 ऑक्सीजन सर यहां पर भी हो गया। हाइड्रोजन सर 6 दूना 12, ये यहां पर हमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और 12 यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, क्या सर देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी समझना, तो यहां पर ये बैलेंस है, 12 और 12 24 हाइड्रोजन है और 12 और 6 18 और 6 24 है। अब देखिए ये 24 ये 24 ये 18 और 12 ये बैलेंस नहीं है, मतलब हमने जो रिएक्शन यहां पर लिखी वो असंतुलित है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे में किसकी कमी है, कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कम है। कितने कम है, तो सर एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर ऑक्सीजन की जो कमी है वो 18 और 6 24 और हाइड्रोजन की 12 कमी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस 6 को यहां पर 12 कर दूंगा, कितना कर दूंगा, 12H2O। और जब मैं इसको भी यहां पर क्या कर दूंगा भैया, इसको यहां से हटा करके, इसको यहां से हटा करके मैं यहां पर भी 12 कर दूंगा। जब मैं 12 दूना, फिर ये कितना हो जाएगा, ये 12 ना होकर के ये 24 हो जाएगा, और 6 दूना 12 और 12 कितना हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा। तो जब ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा,
अब इधर के तत्व और उधर के तत्वों को मिलाइए। क्या कार्बन 6 है? कि हाँ सर। ऑक्सीजन 24 है? कि हाँ सर। है ना? हाइड्रोजन 24 है? कि हाँ सर। ये 6 24 24 यहां पर भी है, 6 24 24 यहां पर भी है। मतलब अब ये रिएक्शन पूर्ण रूप से संतुलित है, पूर्ण रूप से बराबर है। ठीक है, ये इस तरह से संतुलित की जाती है। और देख लीजिए, है ना, आप अभी बैलेंस ही निकालना नहीं सीखे हैं, लेकिन आप इस तरह से तो निकाल सकते हैं ना। ये सबसे बेसिक तरीका है, ये सबसे साधारण तरीका है, गिन करके निकाल लेना। यार दोस्त ये चीज देखिएगा, है ना, डीप मत पढ़ाओ। अरे ये क्या डीप है भाई साहब, गिनती है ना, इतना तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप सोच रहे हैं कि सर सिर्फ और सिर्फ, है ना, होम गार्ड का, भाई होम गार्ड के लिए यकीन मानिए उन लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं जो एसआई में 1 नंबर से चूक गए होंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि डीप नहीं आएगा, लेकिन दोस्त यकीन मानिए सरल आएगा। लेकिन जब सरल चीजों को भी गलत करोगे तो कट ऑफ तो आगे जाएगा ना, क्योंकि उस बच्चे ने भी फॉर्म भरा है। अब आप कहोगे सर ये तो, है ना, कुछ हमारे दोस्त तो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उनने भी फॉर्म डाल दिया। बात ये नहीं है कि उन्होंने फॉर्म डाल दिया, बात ये है कि उन्हें अभी उस चीज की जरूरत है, और बेसिक सी चीजें आपको समझना होगा। है ना, देखो यहां पर मैं एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं NaOH की क्रिया HCl के साथ कराता हूं, तो यहां पर NaCl, है ना, NaCl प्लस मैंने H2O बना दिया। अब मैं इस ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं ये कैसे पता करूंगा? तो देखो यहां पर एक Na आया, ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन आया और क्लोरीन आया। Na कितनी बार आया? एक बार। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा एक बार। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये 2 बार। क्लोरीन कितनी बार आया? कि सर एक बार। यहां पर NaCl, तो एक Na आया है, Cl आया है, हाइड्रोजन आया है, ऑक्सीजन। Na कितनी बार आया है? कि सर एक बार। Cl कितनी बार आया? एक बार। हाइड्रोजन कितनी बार आया? सर 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार आया? एक बार। चलिए मिलाते हैं, अगर मैच हो जाएगा। Na एक बार है, हाँ Na एक बार है। ऑक्सीजन एक बार है, हाँ ऑक्सीजन एक बार है। हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है। क्लोरीन एक बार है, हाँ क्लोरीन एक बार है। मतलब दी गई अभिक्रिया संतुलित है ना। ये एक और मैंने आपको यहां पर करके बढ़ाया। भाई आप कम से कम गिन तो सकते हैं। सबसे सरल तरीका यही है, सबसे सरल तरीका क्या होता है? यही होता है। इससे सरल तरीका इक्वेशन बैलेंस करने का दूसरा कोई नहीं है। हाँ, वैलेंसी वगैरह निकालना वो बहुत डीप हो जाएगा, उतना अपने को जाना ही नहीं है, उतना अपने पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है, ये कर सकते हैं। भैया ये बराबर निकले कि नहीं निकले? कि हाँ सर निकल गए, निकल गए मतलब बैलेंस है। नहीं, यहां से कोई प्रश्न नहीं आता। ये आपका डाउट था जो मैंने क्लियर करा है, इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है, यहां से कोई प्रश्न नहीं आता। है ना, यहां से प्रश्न कभी आ जाए कितने मोलिक्यूल लगेंगे, तो गिन लो भैया दोनों तरफ के। ठीक है, ये इस तरह से चीजें होती हैं, जैसे यहां समझो। CaOH ट्वाइस की क्रिया, ये रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी है। अब ये संतुलित है या नहीं, बैलेंस्ड है या नहीं, ये हमें चेक करना है। यहां पर सबसे पहले कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। कैल्शियम एक बार, डब्बे के बाहर है तो ऑक्सीजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार और क्लोरीन एक बार। हम इधर करते, कैल्शियम एक बार, ऑक्सीजन एक यहां है, एक यहां है, 2 बार, क्लोरीन 2 बार, हाइड्रोजन H2 है 2 बार। कैल्शियम एक बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, क्लोरीन यहां पर एक बार है और यहां पर 2 बार है। मतलब ये अभिक्रिया असंतुलित है। अगर हमें इसे बैलेंस करना होगा तो यहां क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब हमने +1 और कर दिया, मतलब कि ये 2 हो गए, 2 हो गए, मतलब यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। अब ये अभिक्रिया संतुलित है, बैलेंस्ड है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप जितना, हाँ मैं आपको मोर देन इनफ करवा रहा हूं। चलिए, फिर आती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है समझना। उष्मा शोषी, इसको इंग्लिश में पढ़ो एंडो। एंडो का मतलब जहां पर, जैसे ये बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप ये समझिए ये बर्फ है। अब ये कोई कहता है ये बर्फ पिघल रही है ना, पानी बह रहा है इसमें से पिघल पिघल के। तो बर्फ कब पिघलती है?
जब बर्फ अपने अंदर कुछ हीट अर्थात ऊष्मा को ग्रहण करेगी। तो जब बर्फ अपने अंदर, कोई भी वस्तु जब अपने अंदर ऊष्मा लेता है तो उसे कहा जाता है शोषी। शोषी का मतलब शोषण। शोषण वर्ड सुना होगा ना आपने। तो ग्रहण करना। तो जब भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मतलब लेना, ग्रहण करना। जैसे बर्फ पिघल रही है तो बर्फ का पिघलना कैसी अभिक्रिया है ये पूछ लिया जाता है। इजीएस्ट प्रश्न है। बच्चा ये सोचता है बर्फ पिघल रही है तो ऊष्मा अंदर थोड़ी ली जाएगी, वो तो बाहर, भैया गर्मी इतनी है तो पिघल रही है। अरे गर्मी है तो बर्फ तो ठंडी थी ना। जल का वाष्पीकरण। अब पानी देखो, जल वाष्प बन रहा है तो पानी को आप क्या करते हो, नीचे से आंख देते हो कि नहीं देते हो। उसने अपने अंदर हीट ली, अब वो जलवाष्प बन करके जा रहा है। सूर्य के प्रकाश से भी सेम चीज होगी। किसी भी ठोस का पिघलना, जैसे मान लीजिए कि आयरन था, है ना, लोहा था, उस लोहे को आपको क्या करना है, मेल्ट करना है। तो लोहे को अगर आपने मेल्ट किया, है ना, तो अब ऐसा तो है नहीं कि लोहा पड़ा हुआ पिघल जाएगा। लोहे को आप भट्टी में डालते हो, आग में डालते हो, तो वो अपने अंदर हीट ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है ना, वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक कहलाती है। क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक कहलाती है। बहुत बढ़िया। तो ये सभी अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एक इसका उल्टा होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब ये होता है जिसमें से ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है, हीट बाहर निकले, अंदर नहीं जा रही है। कभी भी किसी, देखो दोस्त, ऊष्मा छेपी, एक्सो का मतलब ये होता है एग्जिट करना, बाहर जाना, एक्सो एग्जिट, है ना। छेपी, शोषी, शोषी का मतलब अंदर और छेपी का मतलब बाहर, ये हिंदी वर्ड है। अब इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, रिलीज होती है। रिलीज, कोई भी चीज रिलीज हो रही, जैसे कोई सुना होगा ना, अरे भाई साहब अभी अभी जेल से रिलीज हो क्या है, तो मतलब जेल से बाहर आए हैं, उसी को रिलीज होना कहते हैं कि हाँ सर, है ना। अब जैसे लोहे में जंग लगना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसमें कहाँ, देखो बात ये नहीं हो रही है कि बहुत ज्यादा निकले या कम निकले। बात यह है कि मैंने आपसे पूछा आपकी जेब में पैसे हैं, आपने कहा हाँ है, आप मुझे निकाल करके 5 रुपए, सर यही थे। आपने सत्य बोला है, आपने झूठ नहीं बोला। ठीक है, आपकी जेब में पैसे थे बकायदा, आपने 5 रुपए निकाले कि हाँ सर 5 रुपए हैं। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि 5 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, कि 100 रुपए हैं, कि 1 रुपया है। बात यह है कि जेब में रुपया है। ठीक है, हमने आपसे ये पूछा ही नहीं कि कितना रुपया है, पूछा क्या कि सर नहीं पूछा। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती, अब कम निकले ज्यादा निकले ये तो डिपेंड करेगा उसी के ऊपर। जब लोहे में जंग लगती है तो उस लोहे में थोड़ी सी गर्माहट रिलीज होती है बाहर, क्योंकि जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सुनना मेरी इस लाइन को, जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है वो कुछ मात्रा में ऊष्मा को अपने अंदर से बाहर निकालती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज जलती है या उसका ऑक्सीडेशन होता है, तब वहां गर्माहट बढ़ती है। अब यहां देखिए, लोहे में जंग लगता है तो लोहे में जंग लगने के लिए मुख्य रूप से ऑक्सीजन, नमी और लोहा, तीन चीजों की आवश्यकता होती है, पानी नहीं। नमी, ऑक्सीजन और लोहा यह रस्ट के लिए आवश्यक है। कभी भी लोहे में जंग लगेगी, है ना, जंग लगने के लिए कौन सी चीज आवश्यक होती है, एक तो लोहा खुद, एक ऑक्सीजन और एक नमी, ह्यूमिडिटी। इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता नहीं होती। पानी के साथ में लोहा सीधा क्रिया नहीं करता, वो वाटर वेपर, जलवाष्प के साथ क्रिया करता है जिसे हम नमी कहते हैं। और जब ये चीज होती है तो लोहे का वजन बढ़ता है, उसकी उम्र घटती है। लोहे का वजन बढ़ता है, उसकी उम्र घटती है, और लोहा वहां पर हल्का सा गर्माहट अपने अंदर से बाहर निकालता है। अगला आता है दहन, कंबंशन। कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले तो उसे दहन कहते हैं, और जो घर में चुगली कर दे और फिर पिताजी की डांट पड़े उसे बहन कहते हैं। हाँ, मैं दहन की बात कर रहा हूं। कोयला, पेट्रोल, कास्ट, कास्ट का मतलब लकड़ी, इनको हम जलाते हैं, तो जलाते हैं तो भैया लकड़ी वहां जल रही होती है, हमको यहाँ गर्माहट महसूस होती है कि नहीं होती, हाँ सर होती है। सर मेरा दोस्त दीपक मुझसे जलता है, नहीं भैया, दीपक खुद जले, ठीक है, लकड़ियां लगा दो उसके नीचे, तब। कार्बन एवं ऑक्सीजन से CO2 बनना, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। किसी चीज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया अगर होगा तो वो 100% क्या होगा आपका दोस्त, याद रखिएगा, है ना, वहां पर ऊष्मा निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है,
अब कई बार ये देखा जाता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना, है ना, उसकी क्रिया पानी के साथ कराई जाती है तो वहां पर CaOH ट्वाइस बनता है। नहीं देखा हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये सभी आपके इसी के एग्जांपल हैं और ये रिएक्शन हम 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं। इस रिएक्शन को यहां गौर से देखिए। पुराने समय में मिट्टी के मटके होते थे जो यूज में नहीं आते थे, उनके अंदर चूना डालकर पानी डाला जाता था, यहां से डालते थे, तो इसके अंदर से एक गैस भी रिलीज होती थी जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसकी आगे की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है बिल्कुल। इस CaOH ट्वाइस की क्रिया वापस से अगर होगी तो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ना। तो यहां पर जब चूने का पानी बनाया जाता है तब एक गर्माहट सी महसूस होती है, वो मिट्टी का बर्तन जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब पानी के साथ कराई जाती है CaCO3 की, तो वहां CaOH ट्वाइस भी बन जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाती है। तो ये चीज भी आपको देखने को मिल सकती है चूने का जो पानी होता है वहां पर। ठीक है, चलिए फिर अगली प्रोसेस आती है किण्वन या फर्मेंटेशन। मैं एक एक दो दो ही एग्जांपल सबके दे सकता हूं, है ना, क्योंकि रिएक्शन हजारों हैं और कई इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखो, किण्वन या फर्मेंटेशन आज की प्रोसेस नहीं है, पुराने समय से ही हमारे बुजुर्गों ने दूध से दही बनाना सीखा हुआ है। थोड़ा सा उसमें जावन डाल देते हैं, है ना, दूध को गर्म किया, उसमें दही या छाछ डाल दिया, कुछ जगह पर मिर्ची डाली जाती है, कुछ जगह पर, है ना, कुछ और प्रोडक्ट भी अंदर डाला जाता है जिससे वो जो दूध होता है वो दही में बदल जाता है। हालांकि वो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस पूरी नहीं है, लेकिन दूध का दही बनना भी एक परिवर्तन है। पुराने समय से आपने देखा होगा कि लोग, एक महुआ का पौधा होता है, उस महुए के पौधे के जो फूल आते हैं जिसे महुआ कहा जाता है, ठीक है, जिसे, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम, ताड़ी अलग होती है, ताड़ी पेड़ से निकाली जाती है और सीधी पी जाती है, तो ताड़ी अलग होती है ना, जो ताड़ के पेड़ से या पाम ट्री जो होते हैं उनके पेड़ से नहीं, वो अलग होती है। महुआ के पौधे को फर्मेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, एक तपेले के अंदर डालते हैं, उसको गर्म करते हैं और फिर वहां से एक नली के थ्रू बूंद बूंद करके वो इकट्ठा होता है, उसके अंदर गुड़ वगैरह मिला करके ये शराब बनाते हैं। सर आपको कैसे पता है? हमें इसलिए पता है कि मैं मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। आपको पता होगा मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है धार, जिससे टूट करके एक नया जिला बना था, आपको पता होगा, है ना, धार से झाबुआ बना, झाबुआ से अलीराजपुर बना। ये ट्राइबल एरिया है ना, मतलब जनजातीय एरिया है और इन एरियाओं में ही मेरा गांव है ना। आपने अभी एक, मैं प्रश्न पूछूं अगर मैं आपको अपने गांव का सिर्फ, तो पूछ भी सकता हूं, आप उसका जवाब दे भी सकते हैं। भारत का पहला, है ना, PM औद्योगिक पार्क मध्य प्रदेश के जिस गांव में खुला है, भारत का पहला PM औद्योगिक पार्क भारत के मध्य प्रदेश के जिस गांव में खुला है उस गांव का मैं निवासी हूं। तो आपके दो चीजें हो गई, क्योंकि ये प्रश्न करंट अफेयर का है, ये पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि ये भारत का पहला PM प्रधानमंत्री औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, वो मेरा गांव है। मतलब मेरे गांव के जस्ट पीछे, मतलब मेरे गांव का ही क्षेत्र है ना, मेरे गांव के जस्ट पीछे वो PM पार्क पूरा ओपन हुआ है और वो जो एरिया है वहां पर इस चीज का बहुतायात चलन है। अगर हम अंदर डीप में जाएं तो वो ये चीजें होती हैं, वो लोग इसको पीते हैं, लेकिन आप और हम जैसे लोग इसके पास खड़े भी नहीं रह सकते। कि सर क्यों? इसकी स्मेल इतनी खतरनाक होती है कि हमारे जैसे लोगों के लिए वो असहनीय है, मतलब हम सहन नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए, तो यह एक जैव रासायनिक, जैव का मतलब होता है छोटे छोटे जीव जो होते हैं, फंगस वगैरह हो गई, है ना, या माइक्रोबैक्टीरिया हो गए, तो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसका वर्णन सबसे पहले लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। तो लुई पास्चर जो थे, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो लुई पास्चर के द्वारा सबसे पहले इसके बारे में बताया जाता है। तो लुई पास्चर ही पास्चुराइजेशन की प्रोसेस, है ना, और किण्वन या फर्मेंटेशन दोनों के बारे में बताते हैं। कि जब हम, जैसे आपने कई बार सुना होगा अंगूर से शराब बनाई जाती है, जौ से शराब बनाई जा सकती है। किसी भी चीज को फर्मेंट जब किया जाता है, फर्मेंटेशन का मतलब जब उसका किण्वन किया जाता है, तो उस चीज के ऊपर सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो उस
ग्लूकोज को या उस कार्बोहाइड्रेट को बदल देते हैं, और बदलने पर वहां पर एल्कोहल बनता है। तो किण्वन से क्या क्या बनता है? तो किण्वन से ही आप यहां देखिए शराब बनती है, ब्रेड बनते हैं, केक बनते हैं। अब आप कहोगे सर ब्रेड और केक कैसे बने? अभी ठंड में आपने जलेबियां बहुत खाई होंगी। जलेबी को पहले मैदा जो होता है उसको फर्मेंट करना पड़ता है। कभी उस मैदे को देखना, जब वो निकाल रहा होता है तो उसमें जाले जाले दिखाई देते हैं बहुत सारे। और कभी अब जलेबी खाओ तो ये थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट करने की कोशिश करना कि मीठापन तो शक्कर के कारण है लेकिन हल्की सी खट्टी लगती है। वो खट्टापन जो हुआ वो फर्मेंट के कारण। अगर मैदा अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा तो जलेबी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है। गांव का नाम भाई ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, आप सर्च करिएगा, ढूंढिएगा उस गांव का नाम क्या है। तभी चीजें मुझसे ही पूछोगे क्या? मैंने आपको इतना हिंट दे दिया कि आप, है ना, कम से कम इस बहाने याद रख लोगे कि राहुल सर का जो गांव है वहां पर भारत का पहला पीएम पार्क खुला हुआ है। चलिए, तो किण्वन से शराब या एल्कोहल, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, दही, इन सब का निर्माण होता है। तो इनमें खट्टापन आना, तो ये किण्वन की प्रोसेस होती है, इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। अगली बात करते हैं हम यहां से, ऑक्सीकरण क्या होता है। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता ऑक्सीडेशन क्या होता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीडेशन बताऊं कि क्या होता है। जब कोई चीज ऑक्सीजन से जुड़े, किससे जुड़ना? ऑक्सीजन से जुड़े। वो चीज अपने साथ में अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से अलग होना, या फिर वो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन दान करे। और इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे कोई भी यौगिक जो ऑक्सीजन से जुड़ जाता हो, जो हाइड्रोजन को अपने से अलग कर देता हो, जो इलेक्ट्रॉन को दान देता हो, या अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता हो, उन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन माना जाता है, ऑक्सीकरण माना जाता है। धार के अंदर 17 सितंबर 2025 को पीएम पार्क, धार जिला है बेटा, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है धार। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं ऐसा काहे किया गया। ठीक है, इसके पीछे का कारण बताता हूं। मध्य प्रदेश के धार में एक गांव है भैंसोला करके। ठीक है, बड़ा प्यारा गांव है ना, एक ना तो एकदम, ठीक है। ये गांव जो है यहाँ पहला पीएम पार्क, फर्स्ट पीएम पार्क बनाया गया, देश का पहला पीएम पार्क। अब ऐसा क्यों हुआ उसका कारण बताता हूं, है ना। लिटरली देखो क्या होता है कि जब ये चीज होती है कभी भी किसी जगह पर, जैसे मान लीजिए आपको मैं ये कहूं कि आपके पास पड़ोसी है, कोई आपके पास रहने वाला था, उस पड़ोसी ने आपको एक छोटा सा पौधा ला करके गिफ्ट दिया, कहेगा भैया ये है ना पाइनएप्पल का पेड़ है, इसको लगाओ गमले में लाके, इस पे पाइनएप्पल अगले साल आ जाएंगे, गारंटी है मेरी। फिर बाद में आधे घंटे बाद आपको पता चलता है यार कि इसने मेरे अमरूद का बड़ा जो पेड़ था उस पर चढ़ने गया तो उसकी दोनों टालियां तोड़ दी। मतलब वो पेड़ जो था उसके छोटे छोटे जो आइट साइड की ब्रांचेस थी वो सब खत्म हो गई, वो एक ठूट की तरह रह गया। अब आपको बुरा तो लगा, लेकिन ये थोड़ी देर पहले पाइनएप्पल का पेड़ देके भी गया तो थोड़ा अच्छा भी लगा कि चलो यार ठीक है, इसे अपनी गलती का एहसास था। अब हुआ क्या, धार है ना, मैंने धारा कर दिया है, ये धार ठीक है ना, हम कहते हैं आर पार जिला धार। तो ये जो धार डिस्ट्रिक्ट है इसमें एक पीथमपुर का नाम सुना होगा आपने, भारत का, भारत का पीथमपुर का नाम सुना होगा आपने, है ना। इस पीथमपुर को मध्य प्रदेश के एक जिले में मिलाने की तैयारी चल रही है, उस जिले का नाम है इंदौर। इस पीथमपुर को काट करके एक नया, मतलब इंडस्ट्रियल हब है मध्य प्रदेश का ये। इसे भारत का सूखा, है ना, क्या कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, ड्राई पोर्ट ऑफ इंडिया किस इंडस्ट्रियल एरिया को कहा जाता है? पीथमपुर को कहा जाता है। एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो पीथमपुर है ये इंदौर आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसमें पीथमपुर एक इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब अगर कोई है वो पीथमपुर है। और भारत में अपनी एक अलग पहचान, ऐसा कोई व्हीकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है जो पीथमपुर में ना हो, ऐसी कोई फार्मा इंडस्ट्री नहीं हो जो पीथमपुर के अंदर नहीं हो। तो इसको इधर डाला जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से है। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि जब भी नेक्स्ट परिसीमन होगा
पीथमपुर को धार से काटकर अलग कर दिया जाएगा। और जब धार वाले व्यक्ति कहेंगे कि साहब हम आपने हमारे इंडस्ट्री क्षेत्र को काट करके अलग कर दिया है, तो कहेंगे हमने आपको ऑलरेडी एक दे दिया है। ठीक है, बस यही चीज है। गांव है, हाँ तो बिल्कुल गांव ही तो है, मैं गांव का ही रहने वाला हूं, उसमें हंसने की क्या बात है। ठीक है, आज भी है ना, मैं कोई बड़े मन जैसे कि बच्चे ने कहा सर आप गांव से ही कर दिया, भाई क्या उसमें शर्माना क्या, मेरे पिता खेती करते हैं, मैं उस गांव में पला बड़ा हूं, उस गांव की मिट्टी से मेरा जुड़ाव है। तो न तो मुझे इस बात में शर्म है कि मेरे पिता खेती करते हैं, न मुझे इस बात में शर्म है कि मैं किसी गांव से निकल करके आया हूं, न मुझे इस बात में शर्म है कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, न मुझे इस बात में शर्म है कि मैं किसी सरकारी कॉलेज से निकल करके आया हूं। है ना, मैं है ना उन शिक्षाओं के अभाव से निकल करके आया हूं जहां फिजिक्स पढ़ाने वाले नहीं हुआ करते थे, केमिस्ट्री पढ़ा, उस चीज से मुझे कोई शर्म नहीं है। शर्म उस बात से आती कि मैं उस मिट्टी से निकल करके उस मिट्टी के लिए कुछ न कर पाता। मुझे शर्म उस बात से आती कि मैं उस मिट्टी से निकल करके कुछ इस दुनिया में हासिल नहीं कर पाता। मुझे शर्म उस बात से आती कि मैं उस मिट्टी से पैदा हुआ लेकिन उस मिट्टी में अपनी एक पहचान नहीं बना पाता। तो दोस्त यकीन मानिए, यह हंसने की बात नहीं है। ठीक है, आइएगा। तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, धन आवेश का बढ़ना, ऑक्सीजन से संयोग करना और हाइड्रोजन से अलग, कोई भी चीज आप ये 4 पॉइंट अगर किसी में देख लो कि अगर वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन से अलग हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन दान दे रहा हो या अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला रहा हो, प्यारे दोस्त एक चीज ध्यान रख लेना। ठीक, तो प्यारे दोस्त किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, धन आवेश का बढ़ना, ऑक्सीजन से संयोग करना एवं हाइड्रोजन से वियोग करना, ये सभी चीजें, जैसे आप यहां देखिए इस सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया क्या, हाँ सर, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। इस जिंक ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए मतलब सिंपल सी बात है कि भैया 1 निकाले, 2 निकाले या 5 निकाले, इलेक्ट्रॉन निकालना जरूरी है। तो यहां पर भी कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन दान देना, निकलेगा तभी तो दान दोगे। अरे भैया जब तुम जेब में से पैसा निकालोगे नहीं तो किसी को दान क्या दोगे, है सर हम है ना फोन पे कर देते हैं। अरे भाई वही खाते में से निकलेगा, कहीं से तो निकलेगा। अगला आता है कार्बन, है ना, का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेना, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, तो ऑक्सीजन से संयोग करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कोई चीज ऑक्सीजन से जुड़े, हाइड्रोजन से अलग हो जाए, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले ले, वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है ना। ये लास्ट वाला आप देख लो, यहां पर हाइड्रोजन से सेपरेशन हो गया उसका, हाइड्रोजन से वो अलग हो गया। ये देखिए NH3, यहां नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन का साथ जोड़ करके ऑक्सीजन का पकड़ लिया, तो ये ऑक्सीडेशन होता है। अगली आती है अपचयन। अपचयन बिल्कुल उसका उल्टा, क्या उल्टा सर, मतलब है ना भैया, सीधी सी बात है, अभी हमने क्या चीजें पढ़ी थी उसके बारे में सेम उल्टा कर दो। हमने ऑक्सीजन से जुड़ना बताया था, भाई यहां वो हाइड्रोजन से जुड़े, ऑक्सीजन से अलग होना हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। और अगर कोई किसी से पैसे लेता है तो वो उसका ऋणी होता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। और उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कि सर कमी। ये 4 पॉइंट बिल्कुल उसका उल्टा ऑक्सीडेशन का, वही सिंपल सी बात, आज पहली बार समझ में आया है ये, बिल्कुल। तो हाइड्रोजन से जुड़ना, ऑक्सीजन से अलग होना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, नेगेटिव चार्ज पर लाना, ये 4 चीजें होती हैं। ठीक, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अटैचमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, याद रखिएगा। ऋण आवेश तभी बढ़ता है जब आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो। ऑक्सीजन से वियोग होना और हाइड्रोजन से जुड़ना, जैसे यहां देखिए इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन वापस से ले लिया, पहले दान दिया था, अब देखो ये Na हो गया, है ना। इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, वो वापस से कह दिए भैया मेरा है, मुझको वापस चाहिए। ठीक है साहब, यहां पर देखिए इस क्लोरीन ने वापस से किसके साथ क्रिया करी है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से जुड़ना, हाइड्रोजन से जुड़ना और ऑक्सीजन से अलग होना। जैसे ये ZNO आपको नीचे दिखाई दे रहा था, जिंक ऑक्साइड, इसको गौर से देखिए आप, इस जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन से अपने आप को अलग कर लिया, जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन से जुड़ा जाए, ऑक्सीजन से अलग हुआ जाए, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, या अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया जाए, या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती ही है ग्रहण करने से,
किसी से पैसा रोज मांगोगे तो पैसा बढ़ेगा तुम्हारे पास, कमी नहीं होगी। मैं सर क्या बात कर रहे हो, करके देख लो 10 दिन। ठीक है, चलो गुड। ऑक्सिक कारक क्या होते हैं, यही बच्चा, इन एक बच्चा कह रहा था ना आज पहली बार समझ में, यही सबसे ज्यादा उल्टा होता है कि सर मतलब देखो क्या हुआ। हमने अभी एक जिंक ऑक्साइड पढ़ा ZnO, उसमें हमने कार्बन पढ़ा कि भैया ये जो CO था और ये Zn अलग हो गया, मतलब ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन चला गया, जिस ये जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग होकर के ये जिंक बना क्या, हाँ सर। तो इसका यहां पर क्या हुआ है कि सर अपचयन, अपचयन उसका हुआ जिससे ऑक्सीजन अलग हो, क्या हो, ऑक्सीजन अलग हो। लेकिन जिसके कारण अलग हुआ है, वो अपचयन में जिसके कारण यह घटना घटित हुई है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे या ऑक्सीडेंट कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। जैसे यहां पर मेन कौन था कि सर ऑक्सीजन, तो भैया ये ऑक्सीजन के कारण हुआ। ओजोन, HNO3, क्लोरीन और PbO2 लेड ऑक्साइड, ये सभी आपके किसी केमिकल रिएक्शन में दिख जाएं तो याद रखना ये ऑक्सीकारक हैं आपके, ये क्या है, ऑक्सीकारक हैं। इसी तरह से किसी, है ना, याद रखिएगा, किसी भी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो, तो ऑक्सीकरण जिसके कारण होगा, ऑक्सीकरण जिसके कारण होगा उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। जैसे आप यहां इसको देखिए, एक रिएक्शन मैंने बताई है यहाँ, NH3, है ना, यहां से इस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन का साथ छोड़ा, और हाइड्रोजन का साथ छोड़ा भैया, तो क्या चीज हुई यहां पर, तो यहां पर जो एजेंट होगा वो खुद हाइड्रोजन है, कि भैया हम थे इसलिए ऑक्सीकरण हो पाया, है ना। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपके गांव में जो फॉर्म भरने वाला दुकान वाला है वही उछल रहा है, हमने फॉर्म भरा था तो सिलेक्शन हुआ है, पिताजी किसने मैं पढ़ाई किसने, तुम्हारे पिताजी ने करी थी। मतलब बिना फालतू में, तुम नहीं तो कोई और होता, फॉर्म तो कोई भी भर देता, लेकिन मैं अगर मेहनत नहीं करता तो क्या सिलेक्शन होता। तो बीच में ही उछल रहे होते हैं। तो जिसके कारण से वो चीज घटित हुई है ना, वो ये लोग है ना, ये चीज ध्यान रखना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें होती है। चलिए, आज ही बेच लिया हूँ, बहुत सारी क्लास बैकलॉग, आप शुरू से लीजिए ना, सैटरडे संडे ऑफ रहता है आपका, 2 दिन में भूल जाइए कि क्या शनिवार, क्या रविवार, क्या इतवार। रेडॉक्स, अभी यहां से सिर्फ एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूं उसकी लाइन। वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक ऑक्सीकारक होता है और दूसरा क्रियाकारक अपचायक होता है, नहीं भाई ये लाइन नहीं आती, लाइन जो आती है एग्जाम में वो आती है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। अगर आप ऊपर वाली लाइन ना लिखकर ये भी लिखोगे तो चल जाएगा। एक साथ हो, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बॉट टुगेदर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। सिर्फ अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, सिर्फ अपचयन हो रहा है तो अपचयन। लेकिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टुगेदर ऑल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन जिनमें एक साथ, हालांकि ऊपर वाली लाइन वही है, इसका भावार्थ ये निकलेगा, वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक ऑक्सीकरण होगा और दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है, तो है वही चीज। लेकिन एग्जाम में इतना लंबा ऑप्शन थोड़ी आता है, वो बोलते हैं कि भैया सीधा प्रश्न पूछते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन, बस इतना सा आंसर होता है। जैसे यहां देखिए, कॉपर सल्फेट में यहां ऑक्सीजन है, तो इस कॉपर ने तुरंत ऑक्सीजन से दूर हट गया, तो ऑक्सीजन से दूर हटना मतलब अपचयन हो गया। इस जिंक ने इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया,
तो ऑक्सीजन से जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। तो कॉपर सल्फेट का अपचयन हो गया और यहाँ Zn जो था इसका भैया यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन जहां पर एक साथ देखने को मिलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया, प्यारे मोहन। ठीक है, गुड, है ना। तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अभिक्रियाएं सारी कंप्लीट हो गई। अब अगला पार्ट आपका, ये एक लाइनर है, वन लाइनर। ये वन लाइनर में ही आपको याद रखने हैं। जैसे प्रश्न पूछते हैं कि हैबर विधि किसके निर्माण की फेमस विधि है, तो प्यारे दोस्त आपका जवाब होगा अमोनिया निर्माण की फेमस विधि जो होती है उसे हैबर विधि कहा जाता है। फिर प्रश्न ये आता है, ठीक है, संपर्क विधि किसके निर्माण की होती है? देखिए, ये 5 पॉइंट है और पांचों पूछे जाते हैं। भाई हैबर विधि किसके निर्माण की है? NH3, NH3 को कहते हैं अमोनिया। अमोनिया निर्माण की फेमस विधि कौन सी है? हैबर विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की फेमस विधि है ना, याद रखना, कॉन्टेक्ट मेथड या संपर्क विधि। नाइट्रिक एसिड HNO3 को कहते हैं, तो नाइट्रिक एसिड के निर्माण की फेमस विधि है ऑस्ट्रोवोल्ड विधि। क्लोरीन गैस के निर्माण की फेमस विधि है डिकन विधि, है ना। H2O2 को भाई मैंने कई बार पढ़ा दिया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की फेमस विधि है मर्क विधि। गुरुजी हिंदी में लिख दो, है ना बेटा। एक बहुत साल पहले हमने सूत्र पढ़े थे। उन सूत्र में इन सब के नाम पढ़ाए थे, हिंदी और अंग्रेजी में। लेकिन इनको क्या है, 5,500 अरब साल हो गए। तब आपने होमगार्ड की तैयारी शुरू करी थी, तब राहुल सर ने फॉर्मूले याद करने के लिए दिए थे। तो आप भूल गए होंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ए बावले, कागज पे लिख लिख के याद कर इनको, इनके हिंदी बता दो। हैं, सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? जो चीज पढ़ा दी जाए उसका रिवीजन करो, और जो पेपर में आने वाला हो ऐसी चीज अगर तुम पूछ रहे हो, मतलब फिर क्या मतलब, यही 5,500 साल हो गए होंगे तभी आपको याद नहीं है। नहीं तो ये H2SO पर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, NH3 अमोनिया होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। मानव जीवन रसायन में 3 बार पढ़ाया मैंने इसको, H2O2 को। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या ही हिंदी मेरे को बताओ नहीं, किस चीज की हिंदी? जो चीज पढ़ा दी गई है अगर उसका हिंदी पूछ रहे हो, मतलब की धिक्कार है। ठीक है, चलिए। तो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर में गैस भरी जाती थी, जिसे हम फ्रीऑन गैस कहते थे, है ना, उसके निर्माण के लिए स्वार्ट्ज विधि का यूज करते थे। लेकिन अब इस गैस का यूज रेफ्रिजरेटर में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के बाद से इस गैस को वर्ल्ड वाइड बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ ये टॉपिक आपका यहां पर समाप्त। ठीक है, अब फिर क्या ही कहे यार, चलो। चलो, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी। देखो, मैं केमिस्ट्री में जानता हूँ ये थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसा लगता है कम समझ में, इसीलिए मैं हंसी मजाक करते हुए पढ़ाता हूँ, ताकि आपको बोरियत भी फील नहीं हो, ताकि आपके इसको लगे भी नहीं। और हर चीज के जितने एक्सप्लेनेशन या जितने एग्जाम्पल होते हैं मैं उतनी देने की कोशिश भी करता हूँ। अब हम मिल रहे होंगे पीरियोडिक टेबल वाली टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। कल मिलते हैं पीरियोडिक टेबल के साथ। जय हिंद जय भारत।